जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएपीएफ 2024 के इकोनॉमी के क्वेश्चंस, और इकोनॉमी के क्वेश्चंस अच्छे खासे थे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यहां पर मैं इकोनॉमी के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करूंगा, और जो इकोनॉमी बेस्ड करंट अफेयर्स हैं वो भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो आगे के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी क्विज.com के बारे में। एनसीईआरटीज जो कि बेस हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का, बेशक वो सिविल सर्विसेज, सीडीएस, एपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, तो उसके लिए हमने एक पोर्टल तैयार किया है, प्लेटफॉर्म तैयार किया है, चैप्टर वाइज क्विजेस। ठीक है जी, जिसमें हमने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के 6 टू 12th क्लास तक के चैप्टर वाइज क्विज बनाए हैं। 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, एक मॉडरेट डिफिकल्टी, एक थोड़ा और हायर लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है जी। साइंस क्लासेस का 6 टू 10th है, पॉलिटी का क्लास 9 टू 12th है, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर के क्लास 11 एंड 12th है। इसके अलावा हम हिंदी ट्रांसलेशन, मतलब उन सारे क्वेश्चंस को हिंदी में भी जो है प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और इसके अलावा आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो आप जाकर चेक करिए। बहुत सारे फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो उन फ्री टेस्ट को जब आप करेंगे तो you'll get to know the quality of questions. चलिए, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल, अ ब्रीफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नी। शुरुआत करते हैं सेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द क्रिटिकल सेक्टर्स बाय द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर? क्या है ये? कौन से सेक्टर्स हैं जिनको क्रिटिकल सेक्टर्स कहा गया है बाय द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर? मतलब बेसिकली कौन से क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जो देश के लिए, अगर मान लीजिए इनको कुछ खतरा पहुंचता है, किसी भी तरीके का नुकसान होता है, तो देश की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो पावर एंड एनर्जी, इंडस्ट्री, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इरिगेशन, एजुकेशन। आप इसको ना ऐसे समझो, इसको याद करने का तरीका समझो कि वो सेक्टर्स हैं इनमें जिनको लेकर कुछ ही घंटों में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे समझो पावर एंड एनर्जी। ठीक है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में या ग्रुप ऑफ स्टेट्स में एक ब्लैकआउट हो जाए। बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई थी कि कोल, जो हमारे थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जिनमें कोल यूज होता है, कोयला यूज होता है, उनमें कोयला नहीं था, बिल्कुल एंड टू एंड चल रहे थे वो। तो एक नेशनल सिक्योरिटी, मतलब आप ये सोचिए कि हमारा कितने सारे ऑफिसेस, कितनी सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज वो उस पर निर्भर करती हैं। तो ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जी हां घरों के लोगों के घरों में बिजली नहीं जाएगी, पूरी की इकोनॉमी जो है वो ठप पड़ सकती है। सिमिलरली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर अगर आपको याद हो कि बीच में एक दिन ऐसा हुआ था, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए जो है इंटरनेट डाउन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज प्रभावित हुई। एयरलाइंस जो है, मतलब जो है सही समय पर टिकट बुक नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं एक ऐसी सर्विसेज हैं, अगर मतलब मान लीजिए कुछ घंटों के लिए भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज रुक जाएंगी, इट कैन हैव अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो यही दो सेक्टर्स हैं जो कि आपका क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के तहत आते हैं। इंडस्ट्री, इरिगेशन, एजुकेशन इसमें नहीं आता है। तो आंसर क्या है आपका 1 एंड 3। ठीक है जी। सो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर आइडेंटिफाई सेक्टर्स जिसका डिसरप्शन could severely affect the national security और पब्लिक सेफ्टी। और यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी। ये जो है, अब आप कहोगे इंडस्ट्री के होने से, देखो इरिगेशन बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस ऐसा नहीं होगा कि एक बार में पूरे के पूरे देश में इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एकदम खराब हो गया। ठीक है, सर्टन एरिया में हो सकता है बारिश ज्यादा हो गई, उसकी वजह से प्रभावित हो गया, बट एट लार्ज इसका जो है इंपैक्ट एक साथ में आए थोड़ा मुश्किल है। और उसकी वजह से ओवरऑल लार्ज टर्म इंपैक्ट हो, मतलब उसको सुधारा जा सकता है, वो इमीडिएट नहीं है अगर हम देखें तो। ठीक है, सिमिलरली आपका एजुकेशन, इंडस्ट्री।
ठीक है जी, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया टास्क्ड विद सेफगार्डिंग द कंट्रीज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये काम करता है एनटीआरओ के तहत, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये एनटीआरओ जो है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के तहत आता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के तहत। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स स्टेट दैट बजट इज सीन नॉट एज अ सिंपल बैलेंसिंग ऑफ टैक्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर बट एज अ सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस in which instruments of taxation and expenditures are used to influence the course of economy। आपको यह समझना है कि ये जो बजट है ये सिर्फ एक बैलेंसिंग नहीं है टैक्स रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का, मतलब ये नहीं है कि इतना पैसा आया और इतना खर्च हो गया। ठीक है, आपको यह समझना है कि इसमें जो है टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर को भी हमें ध्यान में रखना है। टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर को कैसे ध्यान में रखना है, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि किसी भी घर का बजट हो, कंट्री का बजट हो, सिर्फ ये नहीं है कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया, उस पैसे को सही से इस्तेमाल करके जो है आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्स ऑफ इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कितना पैसा आया, कहां पे वो पैसा लगना चाहिए। अल्टीमेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर का काम क्या होता है, यही है ना कि लिमिटेड रिसोर्सेज है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि इकोनॉमी का बेस्ट बेनिफिट हो। तो ये किसने कही, ये किस कमिटी ने ये बात कही है, ठीक है, या किस रिपोर्ट ने बात कही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी रिपोर्ट, होवर कमीशन रिपोर्ट, हेल्डेन कमेटी रिपोर्ट और प्लॉडन रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो आंसर है आपका डी। ठीक है जी, फैक्ट था, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं है, बट जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस कर ली है। ये है आपकी बाकी तीनों रिपोर्ट्स। तो यहां पर जो प्लॉडन रिपोर्ट है उसने इसके बारे में बात की है, ठीक है, बजट के बारे में। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हु, द बायर और सेलर, इट इज एक्सप्लिसिटली इंपोज्ड अपॉन। ठीक है जी, ओके। बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है पर समझते हैं इसको, बेसिक से समझते हैं। देखो पहले वाला स्टेटमेंट को एग्जांपल से समझते हैं। क्या कह रहा है, बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ हु इट इज एक्सप्लिसिटली इंपोज्ड अपॉन। देखो दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक इलास्टिक है एक इनइलास्टिक है। जिनको नहीं पता इलास्टिक और इनइलास्टिक, इसको ऐसे समझो, इनइलास्टिक गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइसेस अगर बढ़ भी जाएंगी तो भी आप उनको खरीदोगे, जरूरी है, वो जरूरत की चीजें हैं। पेट्रोल डीजल, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहोगे नहीं नहीं मैं पैदल चल जाऊंगा, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, दूसरी चीज एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो असेंशियल हैं और कुछ जिसको नॉट सो असेंशियल आइटम्स हैं, उनको हम इलास्टिक गुड्स कहते हैं। जैसे कि लग्जरी गुड्स हो गई। ठीक है, मान लीजिए मोबाइल फोन आपको सस्ता मिल रहा है तो आप खरीद लोगे, बहुत ज्यादा महंगा होगा तो आप कहोगे नमस्ते जी नहीं चाहिए। ठीक है, कपड़े, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगे होंगे, आप कहोगे नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल वाले नॉर्मल ब्रांड के पहन लूंगा या नॉर्मल पहन लूंगा। ठीक है, बट हाँ उसमें जब सेल लगेगी, जैसे ब्रांडेड कपड़ों में सेल लगती है तो एकदम लोग पहुंच जाते हैं अरे कपड़े खरीदने। तो थोड़ा सा अगर प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाती है। अच्छा, अब आप ये समझो कि जहां पे आपकी नेसेसिटी है जिस प्रोडक्ट की, ठीक है, जिस प्रोडक्ट की आपकी नेसेसिटी है उसमें अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा, ठीक है, उसमें अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा तो वो टैक्स किस पे आता है, बायर पे आता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पे टैक्स बढ़ाया जाए, ठीक है, या जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एसेंशियल मेडिसिन पे टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो बायर को खरीदना ही है, तो सेलर अपना प्राइस कम नहीं करेगा। सेलर को पता है कि ये प्रोडक्ट अगर टैक्स बढ़ गया है, 10% की जगह 20% हो गया है, तो 100 रुपए की चीज थी, उस पर 10% टैक्स था, 110 रुपए। अब 100 रुपए में 20% टैक्स है, 120 रुपए, तो वो 120 की बेचेगा। उसको पता है कि जो है कंज्यूमर लेने जा रहा है। या हो सकता है कि वो 100 का 115 रुपए कर दे, वो कहे कि चलो 5 रुपए मैं बियर कर लूंगा, मैं अपना प्रॉफिट कम कर लेता हूं और बाकी जो है मैं 5 रुपए बायर पे डाल देता हूं। तो ये वो कहना चाह रहा है कि जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कि एक्सप्लिसिटली किस पे इंपोज किया गया है। दूसरा केस समझो, दूसरा केस ये है कि अगर जो है इलास्टिक डिमांड है, जैसे मैंने आपको लग्जरी गुड्स की बात करी, उस पर अगर टैक्स बढ़ाया जाएगा
तो कहीं ना कहीं जो सेलर होगा उसको पता है कि ये लग्जरी गुड है, इसका प्राइस अगर बढ़ गया टैक्स बढ़ने के बाद, तो हो सकता है बायर कहे छोड़ो यार, क्या लेना खरीद के, तो वो अपना मार्जिन कम करेगा, वो उसको सस्ते में बेचने की कोशिश करेगा। तो एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन जो है बायर सॉरी जो सेलर है वो अपने ऊपर ले लेगा। क्लियर है ये चीज? बेसिकली कुल मिला के ये है कि भाई अगर 100 रुपए की कोई चीज है, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए है, उस पर 20% टैक्स लग रहा है, 120 का है, तो ये जो 20 रुपए हैं ये कौन पे कर रहा है? तो वो बेसिकली क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि भाई 20 रुपए, ये हो सकता है 10-10 रुपए बायर उस पे कर रहा हो, ठीक है, बर्डन शेयर कर रहा हो। मान लो सरकार ने उस पर 0% टैक्स था, 20% लगा दिया, तो हो सकता है कि उस चीज का प्राइस जो है, अब पहले 100 रुपए था, 0% टैक्स था, अब सेलर जो है उसको 115 कर दे। वो 115 कब करेगा? जब उसको पता है कि बायर खरीदेगा, प्राइस बढ़ने पे भी खरीदेगा क्योंकि उसकी जरूरत है। और अगर जो है टैक्स बढ़ा दी है और सेलर जो है प्राइस नहीं बढ़ाएगा, कब नहीं बढ़ाएगा? वो 100 का ही बेचेगा या 105 का ही बेचेगा, जब उसको पता है कि बायर अगर प्राइस ज्यादा बढ़ गया बायर खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ये जो बर्डन ऑफ टैक्स है ये इंडिपेंडेंट है कि किस पे लगाया जा रहा है। ठीक है, कौन उसको एक्चुअल में शेयर करेगा वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का आइटम है। ठीक है, असेंशियल आइटम है, नॉन असेंशियल आइटम है, कुल मिला के बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। अब वो कह रहा है कि जो बर्डन है ऑफ बेसिकली ये जो मैंने पहली स्टेटमेंट के एग्जांपल दी या एक्सप्लेनेशन दी, वो सेकंड स्टेटमेंट है। बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है? डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो एक चीज है जो असेंशियल आइटम है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उसका अगर टैक्स बढ़ाया भी जाएगा तो भी लोगों को ही बियर करना है। जैसे कि पेट्रोल डीजल 100 रुपए का मान लो पेट्रोल है, तो उस पे हम कहते हैं ना इतने 50-60% तो टैक्स ही है, बट फिर भी लोग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? बाकी चीज पे आप 50% टैक्स लगा दीजिए, बहुत लोग चीजें नहीं लेंगे। ठीक है, खाने पे 5% टैक्स है, या कपड़ों पे 50% टैक्स लगाते हैं। 1000 रुपए की शर्ट जो है आपको 2000 की मिलनी शुरू हो जाए, आप कहोगे नमस्ते जी मैं नहीं ले रहा 1000-2000 की शर्ट, मतलब डिपेंडिंग अपॉन इन विच इनकम ब्रैकेट यू फॉल्स इन। तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई का पे। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो गया आपका बोथ 1 and 2। ठीक है जी, ओके, सो द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन अ commodity is independent of whether it is imposed on the buyer. The tax burden is shared between buyer and seller depending upon the relative elasticity of demand and supply, not who the tax is directly imposed upon. So second statement is also correct. The burden of tax depends on the slope on the demand. If the demand is inelastic relative to supply, consumers will bear a larger share of tax. जिसमें मैंने आपको कहा जो असेंशियल मेडिसिन हैं, पेट्रोल है, डीजल है। ठीक है जी, चलिए, इन रीसेंट ईयर्स विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ डिमांड इन इंडियन इकोनॉमी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सोर्स ऑफ डिमांड का मतलब कि किस चीज की, कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा, मतलब जो कंपनीज प्रोड्यूस कर रही हैं उनमें कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज वाइज अपना रोल प्ले करती है। रोल प्ले करती है मतलब प्राइवेट कंजम्पशन है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी। हम इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इंडियन इकोनॉमी में जो हमारी लोकल डिमांड है, प्राइवेट कंजम्पशन है, वो काफी अच्छी खासी है। तो हम दुनिया में मान लो यूरोप में डिमांड कम हो गई तो हमारी इकोनॉमी डगमगा गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे लोकल जो हम चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी लोकल खपत ही काफी ज्यादा है। वेयर एज इन द चाइना वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है उनकी, कि वो यूएस को, यूरोप को, अफ्रीका, साउथ अमेरिका को एक्सपोर्ट करेंगे, उनसे उनकी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट ओवर हियर। सो यहां पर जो है सबसे ज्यादा आपका क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन है। फिर आपका है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिससे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो। ठीक है, और देन आपका गवर्नमेंट कंजम्पशन है, आखिरी में नेट एक्सपोर्ट्स है। तो ये डिफरेंस है हमारी इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी में, कि हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट कंजम्पशन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है।
ठीक है जी। सो प्राइवेट कंजम्पशन इज द लार्जेस्ट ड्राइवर ऑफ डिमांड इन द इंडियन इकोनॉमी कंस्टिट्यूटिंग अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जीडीपी। तो ये डिमांड, सबसे ज्यादा डिमांड किसकी वजह से है? प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से है। नेक्स्ट आपका इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी इज द सेकंड की ड्राइवर। गवर्नमेंट कंजम्पशन, ठीक है, दो इट इज लेस सिग्निफिकेंट देन प्राइवेट कंजम्पशन। और सबसे कम है आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है, कंट्रीब्यूट द लीस्ट द डिमांड इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये एक अच्छा भी साइन है कि हमारी जो भी कंपनीज हैं वो भारत में, बट हाँ, इंडिया की जो सरकार है, भारत की सरकार है जो हमारी, वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ावा देना चाहती है ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बढ़ावा मिले। ठीक है जी। चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज वेटेज असाइंड टू फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी in the devolution formula given by the 15th Finance Commission of India for sharing of union tax revenue with the states। अब देखो, जो आपका फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेंटर और स्टेट में रेवेन्यूज को डिवाइड करता है, किस तरीके से डिवाइड करता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे पॉपुलेशन है, एरिया है, भाई कितने आपकी पॉपुलेशन है ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन में, आपका एरिया कितना है, आप जो है टैक्स को लेकर कितने एफर्ट्स कर रहे हो, वो क्वेश्चन भी पूछा गया। देखो, फाइनेंस कमीशन पे 2-3 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट, तो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स तो ये हो गया आपका जो आंसर है यहां पर 10%। ठीक है जी। सो यहां पर आप देख सकते हैं पॉपुलेशन का 15%, एरिया 15%, फॉरेस्ट इकोलॉजी 10%। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस दुनिया का किस पे है? क्लाइमेट चेंज, है ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करना। ठीक है, तो ये इस पे दिया गया। इनकम गैप 45%। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स क्या है, ये अलग से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट होता है कि जो स्टेट है, स्टेट की जीडीपी के अकॉर्डिंग अपना खुद का रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यूज कैसे कलेक्ट कर रहा है या कितना कलेक्ट कर रहा है। मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं जो खर्चा तो बहुत कर रहे हैं पर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना, एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट लेके आना कि आप भी टैक्स जनरेट करो। ठीक है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5%। Okay. Consider the following statements regarding the instruments of monetary policy. Central bank can increase the money supply by increasing the bank rate. देखो, बैंक रेट बढ़ाने से क्या होगा? बैंक रेट क्या होता है? जिस ब्याज दर पर सेंट्रल बैंक या आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है। अब मान लो आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा है, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, 4% ब्याज पे। ठीक है। अब बैंक्स का अपना खर्चा है, सैलरी, ये वो फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो आगे लोगों को सपोज 8% पे लोन दे रहा है। अब कल को आरबीआई 5% कर देता है, तो बैंक्स क्या करेगा? बैंक्स कह रहा है भाई 4% तो मेरा मार्जिन है, मेरे को अपने एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है, फिक्स कॉस्ट है, बहुत सारा कुछ है, तो वो इसको 9% पे देगा। तो अगर बैंक रेट बढ़ाता है सेंट्रल बैंक, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, क्योंकि लोन जो है अब ज्यादा हायर रेट पे मिल रहा है, कम लोग लोन लेंगे। ठीक है। इट विल डिक्रीज द मनी सप्लाई। तो ये हो गया आपका गलत, ये गलत, तो ये दो ऑप्शन गलत। ओके, सेकंड स्टेटमेंट सही है। मतलब सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। अगर आप सिक्योरिटीज खरीदोगे, तो सिक्योरिटीज खरीदोगे तो पैसा दोगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, तो इंक्रीज द मनी सप्लाई। तो सिक्योरिटीज जब आरबीआई खरीदेगा तो उसके एवज में पैसा देगा। ठीक है जी। सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर, है ना, दो तरीके की रेशो होती है, एक एसएलआर, सीआरआर। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वो परसेंटेज है अराउंड 4%, जो कि बैंक्स को कैश में ही रखना है। ठीक है। और अगर कैश रिजर्व रेशो का जो है मान लो 4% है और कल को आरबीआई 4.5% जो है इसको, या 5% कैश रिजर्व रेशो कर देता है, तो क्या होगा? बैंक्स के पास कम पैसा है लोन देने के लिए, क्योंकि ये वाला अमाउंट जो है, ये वाला जो पैसा है, ये बैंक लोन में नहीं दे सकता। तो क्या होगा? इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई? सही हो गई। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है? जिसमें लिक्विड फॉर्म में जो है पैसा रखा जा सकता है बैंक के द्वारा, जरूरी नहीं कैश में रखना है। इसमें आप गोल्ड में रख सकते हो, सिक्योरिटीज में रख सकते हो। ठीक है जी। जनरली 17-18% के लगभग ये अमाउंट जो है रहता है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया? करेक्ट पूछा है 2 और 3।
ठीक है जी, चलिए काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। देखो, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का मकसद मोटा मोटा पहले समझ लो। हमारे इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन, सारा जो ये कॉस्ट है, ये लगभग 13 से 14% है। मतलब आज समझ लो कि अगर आप कोई सामान 100 रुपए का खरीद रहे हो तो उसमें 13-14 रुपए तो ये कॉस्ट है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है। अब यूरोप में ये कॉस्ट या चाइना में ये कॉस्ट लगभग 8% है, किसी में 8% है, किसी में 9% है। तो अब आप कहोगे ठीक है, इतना कौन सा फर्क है, 4-5%, 4-5% नहीं, 8% से 12% में 4% का फर्क नहीं होता। दिस इज 50% मोर। आई होप यू आर गेटिंग दिस पार्ट, है ना। अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं जब हम, सो 8 to 12 इज नॉट 4%, इट इज 50% मोर। तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी ज्यादा है, और ये हमारे जो कंपेटिटिवनेस है एट द ग्लोबल लेवल, उसको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट्स की। तो सरकार का मकसद ये है कि इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाए, तो उसके लिए क्या लिखा है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। क्लियर है? पहले बोल दो ये सही है स्टेटमेंट, ये फैक्ट है। इट वुड इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स। अब आपको क्लियर हो रहा है। अगर आपको देखो लॉजिक क्लियर है कि लॉजिस्टिक पॉलिसी है और क्यों है, तो फिर आपके लिए ठीक है। अगर आपको मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं भी पता, यार 22 में हुई थी, 23 में हुई थी, 21 में हुई थी, नहीं पता, बट आपको सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली जो है पता है कि सही है। ओके, इट वुड एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यस, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी भाई। हमारा जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, ठीक है, जहां 100 रुपए में 13-14 रुपए लॉजिस्टिक कॉस्ट है, वहां 8 रुपए आ जाती है, तो आपका सामान 5 रुपए सस्ता हो गया। 5 रुपए सस्ता हो गया तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, ज्यादा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल ठीक है जी। इट वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर डीलीवरेजिंग बैलेंस शीट्स एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। अब देखो, डीलीवरेजिंग का मतलब होता है डेट लेवल्स को कम करना। मतलब इसको ऐसे समझो कि सिंपल भाषा में, कि जो बैलेंस शीट है जिसमें पूरा बही खाता, जिसमें कहते हैं ना रिसीट कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, उसका लेखा जोखा, वो उससे हमें यह पता लगेगा कि जो है वो उनका डेट लेवल कम होगा। भाई सिंपल सी कहानी है कि अगर मेरा खर्चा कम हो रहा है तो जो पैसा बचेगा वो मैं लोन चुकाने में इस्तेमाल करूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को फायदा होगा ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रही है तो उससे मेरी बैलेंस शीट सुधरेगी और मेरे को फिजिकल स्पेस मिलेगी इन्वेस्टमेंट इन द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट। अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में जो इन्वेस्ट कर रही है वो सरकार कर रही है या बड़ी कंपनीज कर रही है। एक छोटी कंपनी जो सामान लेके जा रही है, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है। ये स्टेटमेंट ब्रॉडली सही है, पर इट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मेन मकसद क्या है कि आपका जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बढ़ाना, और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, और हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, पहली 3 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ही एक बचती है डी। तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से ये होगा, पर ये एज सच डायरेक्टली इसमें मेंशन नहीं है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में। ठीक है जी। सो मींस रिड्यूसिंग डेट लेवल्स इन द बैलेंस शीट। Although NLP focus on improving logistic infrastructure efficiency, it does not specifically target deleveraging balance sheets or providing fiscal space for investment. ठीक है? Okay, sorry. Consider the following statement regarding the public goods and externalities. ओके, सबसे पहले तो सवाल आता है कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं। पहले तो इसको समझ लेते हैं। पब्लिक गुड्स होती हैं जो आम पब्लिक के लिए। तो यार ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, नहीं ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा और तरीके से डिफाइन करते हैं। पब्लिक गुड्स होती हैं जो आम पब्लिक के लिए है, वो एक्सक्लूसिव गुड्स नहीं है। फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क आपके घर के पास में या स्टेडियम है, पार्क है, वो सबके लिए है, कोई भी उसमें जा सकता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट है, ऐसा तो है नहीं स्ट्रीट लाइट जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या बाइक ड्राइव कर रहे हो तो आपको तो लाइट मिल रही है, पीछे जो गाड़ी चला रहा है उसको नहीं मिल रही। ठीक है, और तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, नॉन राइवलरी। नॉन राइवलरी का मतलब होता है कि देखो, नॉन राइवलरी होता है कि जो एक व्यक्ति ने अगर कंज्यूम कर ली तो दूसरे को नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल सेब है ना, कोई फ्रूट खाना, अगर एक सेब है
तो एक से मैंने खा लिया तो दूसरे को नहीं मिलेगा, भाई मैंने कंज्यूम कर लिया वो तो। बट एक स्ट्रीट लाइट है, पब्लिक पार्क है, डिफेंस सर्विसेज हैं, पुलिस सर्विसेज हैं, तो ये क्या है, सबके लिए है। मतलब अगर हम देखें तो ये नॉन राइवलरी है ब्रॉडली। और नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। एक्सक्लूड करने का मतलब, अब ये एक अच्छा मेरे दिमाग में आ रहा है एग्जांपल, एक YouTube का वीडियो है और एक पेड बैच का वीडियो है, ठीक है। YouTube का वीडियो सबके लिए है, उसमें ये भी एक तरीके से पब्लिक गुड है, जो आप ये वीडियो देख रहे हो सब पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए है। और यही लेक्चर अगर ऐप पे डल जाएगा तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, जो पे करेगा उसको वो लेक्चर दिखाई देगा, ठीक है। एक्सक्लूडेबिलिटी हो जाएगी उसमें। हाँ, बट नॉन रेवेलरी है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चा देख रहा है तो दूसरा नहीं देख सकता, दूसरा भी देख सकता है, ठीक है। वो सबके लिए है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सबको समान पढ़ा रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि ए स्टूडेंट को अच्छा पढ़ा रहा हूं, बी को खराब पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं वही हूं, अब वो डिपेंड करता है स्टूडेंट कितना ग्रेस्प करता है, ठीक है ना। तो वो एक्सक्लूडेबिलिटी वाला फैक्टर आ गया। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, आपको मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब पब्लिक गुड्स की ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉन रेवेलरी होता है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। बेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने आपको पब्लिक पार्क का दिया, ठीक है। अब आप कहोगे पब्लिक पार्क को वो किया जा सकता है, किसी सर्टन लोगों को ही आने दिया जाए, बाकियों को नहीं। पब्लिक पार्क मतलब जो सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है उसमें, ठीक है। तो दैट इज नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, सही है। मार्केट कैन प्रोवाइड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज। अच्छा, सेकंड टर्म था इसमें एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक्सटर्नलिटीज मतलब एक ऐसी चीज जो डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जो है का इंपैक्ट है। जैसे कि एग्जांपल समझो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि उसके साथ बैठा व्यक्ति पैसिव स्मोकिंग कर रहा है। वो बेशक सिगरेट ना पीता हो, पर वो पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो धुआं अंदर ले रहा है, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है उसके लिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो बहुत सारा जो अपना वेस्ट है वो नदियों में डाल देता है, यमुना नदी, गंगा नदी, है ना, हम कई बार देखते हैं। तो वो जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है वो क्या है, वो उस इंडस्ट्री को लगाने का नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या हो सकता है, मान लो आपने सोलर पावर प्लांट लगाया अपने घर में, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने जो एमिशंस होने थे, कार्बन एमिशंस होने थे या थर्मल पावर प्लांट की वजह से एमिशंस होने थे, वो कम कर लिए। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। तो दो तरीके से हो सकता है। अब वो क्या कह रहा है, मार्केट कैन प्रोवाइड द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटीज। नहीं, मार्केट कैन नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यहां पर आएगा कैन नॉट। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक्सटर्नलिटी है तो वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का गुड नहीं होगा या सर्विसेज नहीं होंगी। तो आंसर क्या हो गया आपका, करेक्ट पूछा है, वन ओनली। So public goods are indeed characterized by non-rivalry. One person use does not reduce its availability to other. Non-excludability, it's difficult to or impossible to exclude anyone from using the good. National defense, public park, street lighting. Externalities such as pollution or positive spillovers lead to market failure, meaning the market does not provide the optimal amount of good. अच्छा, अब सरकार क्या करती है, सरकार की इंटरवेंशन रहती है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी दे रखी है, सोलर पावर प्लांट लगाओगे आपको तो सब्सिडी दे रही है। बट अगर आप डीजल की गाड़ी खरीदोगे तो उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा रखा है। तो ये क्या है, अलग अलग एक्सटर्नलिटीज हैं, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज हैं, उस एक्सटर्नलिटीज का क्या इंपैक्ट है उसके अकॉर्डिंगली सरकार ने किसी चीज को सब्सिडाइज कर रखा है और किसी चीज पे ज्यादा टैक्स लगा रखा है। सिगरेट है, ठीक है जी, लग्जरी गुड्स हैं उन पे ज्यादा टैक्स लगा रखा है, और जो असेंशियल गुड्स हैं उन पे कम टैक्स है। तो ये क्या है, एक्सटर्नलिटीज। तो मार्केट जो है सो ऑफन रिक्वायर्ड टू एड्रेस द इनएफिशिएंसीज, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिक्वायर है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक्सटर्नलिटीज प्रेजेंट हैं तो वो आपको एक ऑप्टिमल गुड नहीं देता है, ठीक है। ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ अ गुड, ओके। पॉपुलेशन ऑफ अ year 2011 was the first introduced in tax devolution formula for sharing union tax revenue with the states by तो ये 2011 का जो डाटा है पहली बार किसने यूज किया,
तो आंसर है आपका 14th फाइनेंस कमीशन ने, ठीक है जी, ये आंसर है आपका 14th फाइनेंस कमीशन रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2011 एज अ क्राइटेरिया फॉर टैक्स डेवोल्यूशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले 1971 का सेंसस था, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स का यही कहना था कि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहां पर आप देख सकते हैं 13th फाइनेंस कमीशन ने ये नहीं किया है। यहां पर इन्होंने ये फैक्टर यहां पर इसको दिया, 10% का फैक्टर दिया, और यहां पर इन्होंने 15th फाइनेंस कमीशन ने 1971 का सेंसस लिया ही नहीं, उन्होंने 2011 का ही सेंसस लिया, ठीक है। एरिया फॉरेस्ट इकोलॉजी उन्होंने पहली बार लिया, देखो फॉरेस्ट इकोलॉजी पहली बार लिया, और उसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस पहली बार आया, ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और इवन टैक्स एफर्ट। ये टैक्स एफर्ट वाला क्वेश्चन इसी सीएपीएफ 2024 के एग्जाम में भी पूछा है पहले भी। तो इस तरीके से आपका यहां पर चेंज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगेन इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको इसलिए रखा गया इसमें। इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, ओके, इट ग्रांट्स लोन अप टू 15 लाख फॉर इनकम जनरेटिंग, नॉट करेक्ट पूछा है, इनकम जनरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। तो इसका आंसर यूपीएससी ने जो दिया है वो दिया है B/C, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, दो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। तो इसमें 10 लाख तक है, 10 लाख, और अंडर दिस स्कीम ओनली द टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेट एंड नॉट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। देखो दो तरीके की कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं। टर्म लोन होता है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, और वर्किंग हो गया डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो है इसमें इसने कहा कि सिर्फ टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सकता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों, आप टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स भी पूरा कर सकते हैं, आप वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी पूरा कर सकते हैं। देयर इज नो इंस्टेंस ऑन कोलेटरल फॉर सैंक्शन ऑफ लोन, ठीक है जी। और आपको कोलेट्रल गिरवी रखने के लिए कोई चीज के लिए इंसिस्ट नहीं किया जाता कि आपको ये गिरवी रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन इसमें है B/C, मतलब यूपीएससी जिसने भी स्टूडेंट ने बी मार्क किया होगा या सी मार्क किया होगा, यूपीएससी ने दोनों को करेक्ट माना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर प्रधानमंत्री ये 2015 में आया, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। और शिशु दैट इज 50,000, किशोर 50,000 to 5 लाख, तरुण 5 to 10 लाख, ठीक है जी। चलिए, ये इनकरेक्ट आएगा यहां पर, डिजाइन टू दिस। तो यहां पर द स्कीम कैटर्स टू बोथ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन्स, ठीक है। ये अलग अलग तरीके के लोन होते हैं, ये भी देख लो। टर्म लोन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म ऑपरेशन नीड्स, ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, फ्लेक्सिबल बोरोइंग अगेंस्ट करंट अकाउंट, ठीक है, जिसमें अप टू अ लिमिट, मतलब एक लिमिट तक आप लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट होता है कि आपको ना आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपको कह दिया कि आप 2 लाख तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, मतलब 2 लाख तक का कैश कभी भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, खर्च कर सकते हो, फिर वो एक तरीके से लोन होगा, फिर आपको वो चुकाना होगा। बिल डिस्काउंटिंग भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगेंस्ट कस्टमर इनवॉइसेस, ऐसे समझो कि एक सेलर है, ठीक है, उसका सामान जो है वो बड़ी कंपनीज को वो दे रहा है, ठीक है, मान लीजिए अमेजन को या रिलायंस को, ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेस को। तो उसने 50 लाख का सामान दिया, तो 50 लाख की पेमेंट रिलायंस से उसको आनी है, ठीक है। तो वो B2B ट्रांजेक्शन कर रहा है, B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। तो बट उसको पैसे की अभी चाहिए जरूरत। अब वो जो सामान गया, उसका इनवॉइस जनरेट हुआ, उसकी पेमेंट आने में मान ली 1 महीना लगेगा, ठीक है। तो अब वो जाएगा और जाके कहेगा कि देखिए जी, ये 50 लाख रुपया मेरे को, रिलायंस कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, उससे पैसा आना है, 1 महीने बाद आएगा, मैंने अपना सामान जो डिलीवर कर दिया है। तो वो एक तरीके से आपका एसेट है वो इनवॉइस, क्योंकि उस बेसिस पे आप ये बता रहे हो कि मैंने 50 लाख का सामान बेचा है, पर पेमेंट आनी है अभी, पर मेरे को पेमेंट आज ही चाहिए। तो कहेगा ठीक है जी, आप पेमेंट ले लो, ये इनवॉइस हमारे पास रख दो, ठीक है। मतलब उसमें बेसिकली आपको उसके बेसिस पे लोन मिल जाएगा, कुल मिला के सिंपल भाषा में, ठीक है। इक्विपमेंट मशीनरी, सो परचेजिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और मशीनरी, ठीक है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और मशीनरी खरीदने के लिए। और प्रोजेक्ट फाइनेंस, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रेड फाइनेंस स्पेशली इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट। और बैंक गारंटी
a promise by the bank to cover loss if the borrower fails to pay। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के लोन्स हो गए। इसमें थोड़ा सा ये बिल डिस्काउंटिंग ध्यान रखना, और पहला सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, What were the main reforms undertaken under the new economic policy of early 1990s? जब हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है जी। प्राइवेटाइजेशन, तो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि या तो सरकार जो है, जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनमें अपनी शेयर होल्डिंग को कम करेगा, अपना स्टेक बेच देगा 5%, 10%, और एक बल्क अमाउंट आएगा। तो दैट वाज देयर, बिल्कुल ठीक है। प्राइवेटाइजेशन में डिसइन्वेस्टमेंट भी था, या कंप्लीटली प्राइवेटाइज करना। पॉवर्टी एलिवेशन और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका मकसद नहीं था। मेन मकसद ये था रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उसका एक इंपैक्ट हुआ कि कहीं ना कहीं वेल्थ जनरेट हुई, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स के लिए सरकार के पास रेवेन्यू आया, वो खर्चा किया गया। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है, 1 एंड 2। ठीक है जी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका जो है उसमें एज सच कोई मतलब मेन रिफॉर्म नहीं था। ठीक है, रादर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ज्यादा हुआ भी नहीं, हमारा सर्विसेज सेक्टर ज्यादा बढ़ा। ठीक है, और वो एक हमारे इंडियन इकोनॉमी के बीच में एक यूनिक चैलेंज भी है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा सर्विसेज सेक्टर पे शिफ्ट हो गए, और कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उस पे हमने उस ग्रोथ पोटेंशियल को अभी तक हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं। National monetization pipeline estimates that for the period 2022-25, the top 3 sectors in the terms of monetization potential are roads, railways, oil and gas pipelines। ठीक है, तो नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है वो एस्टिमेट ये करता है कि 2022 से 2000, देखो इसका मकसद क्या है, इसको ऐसे समझो कि सरकार, मतलब ऐसे समझो कि बड़ा जमींदार है जिसके पास बहुत सारी जमीन है, वो ये कह रहा है कि मैं इस जमीन को रेंट पे दे के रेंट कमाऊं। ठीक है, या कोई बड़ा लैंडलॉर्ड है बड़े शहर में, तो वो अपनी जमीन को जो है रेंट पे दे रहा है। ठीक है, और रेंट कमा रहा है। एग्जैक्टली यहां पर सरकार करना चाहती है। सरकार के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, सरकार के पास जो है रेलवेज में, रोड्स में, ऑयल गैस पाइपलाइन में बहुत सारे जो है एसेट्स हैं। तो सरकार कह रही है कि भाई हम इसको मोनेटाइज करें। मान लो रेलवेज के पास बहुत सारी लैंड पड़ी है, तो उस लैंड को अगर सरकार यूज नहीं कर रही, उसको आप किसी प्राइवेट प्लेयर को दो, वो अपना उस पे बिजनेस या जो भी काम करे, और उसके एवज में सरकार को रेंट देगा। सरकार ने बेचा नहीं वो एसेट, सरकार ने एक तरीके से लीज पे दिया, रेंट पे दिया। ठीक है, तो सरकार जो है इस तरीके से एसेट्स मोनेटाइजेशन करना चाह रहा है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। सो अंडर दिस अब ये कह रहा है कि जो टॉप 3 सेक्टर्स हैं वो रोड, रेलवेज, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। जी नहीं, ठीक है, ये 3 सेक्टर्स नहीं है। कौन कौन से 3 सेक्टर, अभी आऊंगा उस पर। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाने थे एसेट मोनेटाइजेशन के, वो क्या थे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप था कि भाई जैसे रोड है, ठीक है, एक रोड हाईवे बनाया सरकार ने NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा कि भाई एक प्राइवेट प्लेयर को दे दो, वो टोल कलेक्ट करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा रोड को, उसकी जिम्मेदारी है, और जो भी टोल कलेक्ट होगा उसका एक हिस्सा सरकार को दे देगा। वो एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मान लो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, आई कैन सी के दिल्ली में MTNL की बिल्डिंग्स हैं, BSNL की बिल्डिंग्स हैं अलग अलग शहरों में, जो यूज नहीं हो रही, ऑफिसेज खाली पड़े हैं या किसी तरीके से वो यूज नहीं हो रहे, तो सरकार उसको आगे किसी कंपनीज को रेंट पे दे दे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कंसेशंस दे, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होती हैं जो, अगेन नाम से क्लियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, तो वो उस तरीके से क्या होगा, सरकार जो है या सरकार कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना चाहती है अपनी सरकारी जमीन पे, तो उन्होंने कहा कि भाई टेंडर निकाल दिया कि इसका जो प्रोजेक्ट है वो ये पर्टिकुलर कंपनी मेंटेन करेगी, उसको बनाएगी, तो वो सारा काम। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 2 ओनली। ठीक है जी, आंसर हो गया आपका 2 ओनली। तो आप देखो एक्सप्लेनेशन इसमें ये है कि आपका देखो रोड है, रेलवेज है और पावर सेक्टर है। ठीक है, पावर सेक्टर, 3 चीजें हैं जो नेशनल मोनेटाइजेशन में सबसे ऊपर आती हैं, रोड, रेलवेज और पावर सेक्टर। ठीक है, ऑयल गैस पाइपलाइंस नहीं है। ठीक है, सेकंड जो चीज है, जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में
टॉल ऑपरेट ट्रांसफर, जैसे हाईवेज हैं, ठीक है, ऑपरेशन मेंटेनेंस डेवलपमेंट, एसेट्स लाइक रेलवे स्टेशन स्टेडियम, रेलवे स्टेशन को आपने दे दिया प्राइवेट प्लेयर को कि भाई इसको मेंटेन करना, इसकी साफ सफाई सारा चीज आपके हाथ में है, ठीक है, आप मेंटेन करो इसको। तो सरकार ने क्या करा, एक तरीके से एक प्राइवेट प्लेयर को एंगेज कर लिया, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस, उसके रख रखाव में, बहुत सारे काम में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस राइट्स गिवन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, पूल्ड इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, और पावर ग्रिड और एनएचएआई, ऑपरेशनल रोड ट्रांसमिशन एसेट्स। तो ये हो गया आपका नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका गलत था, सेकंड स्टेटमेंट सही था, आंसर हो गया बी। रिटेल कोर इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब हम दो चीजें, अब ये मतलब सेशंस में, इवन जो मैराथन सेशन है उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, दो चीजें कौन कौन सी, फूड एंड फ्यूल, फूड एंड फ्यूल कई बार डिस्कस किया। ये दोनों चीजें क्या है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं। इन दोनों चीजों को अगर मैं निकाल देता हूं तो मेरी कोर इन्फ्लेशन आ जाती है। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये देखना कि इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो रही है। ये सिर्फ फूड और फ्यूल जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, या कुछ और फैक्टर्स हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो सरकार को क्लैरिटी उससे हो पाती है कि किस चीज पे हमें टारगेट करने की जरूरत है, ठीक है जी। तो ये दोनों चीजें आती हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, क्लोथिंग, एजुकेशन, ये ऐसी चीजें नहीं है जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 एंड 2, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो दो तरीके की रिसीट्स होती है, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म और लमसम रिसीट्स होती हैं, बड़ी रिसीट्स होती है, बड़ा पैसा आता है जो, ठीक है। और डिसइन्वेस्टमेंट, मान लो सरकार ने कहा कि भाई हम पीएसयू में, एलआईसी में, ओएनजीसी में 5% स्टेक बेचेंगे, तो 5% स्टेक बेचने पे एक बल्क अमाउंट आएगा, से 10,000 करोड़, 15,000, 20,000 करोड़, तो एक बल्क अमाउंट है। सो दैट इज कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीट्स नहीं, लोन दिया, लोन पे जो ब्याज आ रहा है ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, रेवेन्यू रिसीट्स। बट हां, अगर सरकार को जब लोन वापस आएगा, जो लोन दिया था, मान लो सरकार ने एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, नेपाल सरकार को 1,000 करोड़ रुपया लोन में दिया, ठीक है जी। अब 1,000 करोड़ पे मान लीजिए हर साल 8% के हिसाब से मान लो 80 करोड़ आ रहा है, ठीक है, या 5% के हिसाब से 50 करोड़ रुपया रेवेन्यू, ये इंटरेस्ट रिसीट्स आ रहा है, ब्याज आ रहा है 50 करोड़। तो जो ये 50 करोड़ है ये तो हो गया रेवेन्यू रिसीट, और जब इसके टेन्योर पूरा हो जाएगा और जब ये लोन वापिस आएगा तब वो कैपिटल रिसीट होगा, ठीक है। तो ये हो गया रेवेन्यू रिसीट। स्मॉल सेविंग्स, स्मॉल सेविंग्स में हम सब लोगों की सेविंग्स, ठीक है, हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जीपीएफ में, पीपीएफ में, ठीक है, बहुत सारे सेविंग जो स्कीम्स हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स में जो सेव करते हैं तो बल्क अमाउंट हो जाता है, वो बड़ा अमाउंट हो जाता है ना। तो वो भी क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है, वो भी क्या है, सॉरी रेवेन्यू रिसीट्स कह रहा हूं, वो भी क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। और मार्केट बोरोइंग, मार्केट बोरोइंग, फिजिकल डेफिसिट को हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट अ बोरोइंग, ठीक है। तो ये भी क्या है, अच्छा स्मॉल सेविंग्स भी एक तरीके से बोरोइंग है, क्योंकि हम जो सरकार को पैसा दे रहे हैं वो एक तरीके से सरकार बोरो कर रही है, ब्याज दे रही है हमें, ठीक है। और नेट मार्केट बोरोइंग्स, जो सरकार पैसा ले रही है मार्केट से, वो भी क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। बट वो क्या है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है, डेट है, डेट क्रिएट हो रहा है, सरकार पे कर्जा चढ़ रहा है, ठीक है। तो दो तरीके की रिसीट्स होती हैं, एक डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अगर मैं उसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाऊं तो ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है, इस पे सरकार पे कोई रीपेमेंट लायबिलिटी नहीं है, ठीक है, इसको, इस कर्जे को चुकाने की कोई लायबिलिटी नहीं है, पर इन दोनों को कर्जा, एक तरीके से कर्जा है, ये चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका कैपिटल रिसीट्स है। तो आंसर क्या हो गया आपका 134, ठीक है जी, 134। आई होप जितनी डिटेल में मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जितनी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो आपको मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है जी, ओके।
arrange the following source of revenue of the central government in ascending order in terms of percentage contribution of total revenues। ये इतना डिटेल में डिस्कस किया है सेशंस में, और जो बजट वाला सेशन है उसमें भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी। देखो सबसे ज्यादा है जीएसटी, तो ये तो क्रॉस कर दो पहले तो। ठीक है, जीएसटी सबसे कम होता है आपका कस्टम। ठीक है जी, फिर आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी, फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर जीएसटी। ठीक है, तो कस्टम सबसे कम है। ठीक है जी, कस्टम सबसे कम, फिर यूनियन एक्साइज ड्यूटी। कस्टम है लगभग 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है 7%, ये देख लो। ठीक है, कस्टम 4%, ये 7%। ठीक है जी, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स 15%, जीएसटी लगभग 17%। ठीक है, ये 2023-24 का ही डाटा है। पैसा कहां कहां से आता है, तो अगर मान लीजिए सरकार को 100 रुपए आ रहे हैं तो 15 रुपए इनकम टैक्स, 7 रुपए यूनियन एक्साइज ड्यूटी, 15 रुपए कॉर्पोरेशन टैक्स, 17 रुपए जीएसटी से, और 4 रुपए कस्टम से। बाकी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स से 2 रुपए, और नॉन टैक्स रिसीट्स 6%। ठीक है जी, इसके लिए प्लीज गो थ्रू द मैराथन सेशन अगर आपको ये और डिटेल में समझना है, और उससे भी ज्यादा डिटेल में समझना है तो गो टू द टीम निष्ठा ऐप, जिसपे आपको ये सारी चीजें एक एक चीज बिल्कुल थ्रेडबेयर हमने डिस्कस करी है। चलो आगे चलते हैं। Which of the following statement with regard to outcomes of the talks between the Prime Minister of India and the President of UAE held in Feb 2024 are correct? Again, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैंने इकोनॉमी में इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, बोथ कंट्रीज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड्स। अब आप ये देखो कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा है इसी पेपर में। ऐसे इतने क्वेश्चन हैं जो सेम ही क्वेश्चन है दोबारा पूछ रखे हैं। जैसे कि ये कंसेप्ट है, उसमें जो पूछा हुआ है कि यूएई का कौन सा कार्ड है जो लिंक किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, लिंक किया गया, मैं अभी बताऊंगा कौन सा कार्ड है। एमओयू वाज साइंड ऑन कोऑपरेशन इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बिल्कुल ठीक है। बोथ कंट्रीज एग्रीड के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी शैल बी साइंड इन द नेक्स्ट मीटिंग एट द मिनिस्ट्रियल लेवल। जी नहीं, रादर इसी मीटिंग में बायलैटरल ट्रीटी साइन हो गई थी। ठीक है, तो ये गलत है, आंसर है आपका 1 और 2। करेक्ट पूछा है, आंसर हो गया 1 और 2। सो इंडिया का रुपए और यूएई का जैवान। ठीक है, जैवान को जवान से याद रख लो, यूएई का जवान। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। और ये हो गया आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे भी एक एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता साइन किया गया है। और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया गया है टू प्रोटेक्ट प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन 2 कंट्रीज, ये ऑलरेडी हो गया है साइन। Okay, which of the following is not the pillar of India's foreign trade policy 2023? ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का कौन सा पिलर नहीं है? इनलार्जिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस या मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है अभी बताऊंगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, यस, लॉजिकली बैठ रहा है सेट कि हाँ भाई एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है। सरकार तो कह ही रही है कि भाई हमें अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यस दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड में। इमर्जिंग एरिया स्ट्रीमलाइनिंग, स्कोमेट पॉलिसी। अब हमें 2 चीजें समझनी है इसमें। आंसर है इसका ए, इनलार्जिंग एमएफएन स्टेटस। देखो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ये कहता है कि भाई जिसको आपने ये कह लीजिए एक स्टेटस दिया है एमएफएन का, बाकी देशों को भी आप ये एक प्रिविलेज देंगे कि सब बराबर रखेंगे आप, बेसिकली सेम ट्रेड प्रिविलेजेस देंगे एज द मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर। क्योंकि हमने ए जो कि हमारा एक फेवरेट मतलब एक ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, जिसके साथ ने डील साइन किया है, तो हम बी को भी वो प्रिविलेज देंगे। ये हमारी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो है 2023 की पॉलिसी का पार्ट नहीं है ये। इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज नॉट अ पिलर ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंस्टेड द पॉलिसी फोकसेस ऑन प्रमोशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड स्कॉमेट। अब स्कॉमेट क्या है? स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, इक्विपमेंट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजीज हैं, इनको स्ट्रीमलाइन करना, इमर्जिंग सेक्टर्स को स्ट्रीमलाइन करना। ठीक है जी, तो यहां पर जो है सेम ट्रेड प्रिविलेजेस दिए जाएंगे एज द मोस्ट फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर। ऐसा हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पार्ट नहीं है। ठीक है जी, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑर्गेनाइजेशंस आर पार्ट ऑफ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स?
कौन सा है? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड आसियान ओशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड आसियान, यूएनडीपी एंड ओईसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड आसियान। पहली बात तो ये समझ लो कि है क्या ये टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो टैक्स इंस्पेक्टर्स घूम रहे हैं विदाउट बॉर्डर्स, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, जैसे भारत है, उनके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करना, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाना, उनको ट्रेन करना, उनको टेक्नोलॉजीज बताना कि किस तरीके से वो एफिशिएंसीज को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे करप्शन को कम कर सकते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, आयकर विभाग, अभी रिसेंटली मैंने मूवी देखी रेड 2, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, इस तरीके की उसमें दो तरीके के अफसर दिखाते हैं, बहुत ऑनेस्ट, एक बहुत करप्ट। तो करप्शन को कैसे रोका जाए, तो वो सारी चीजों को लेकर जो है एक मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो ये है आपका यूएनडीपी का और ओईसीडी का। इससे क्या होगा, इससे टैक्स को रेवेन्यू मतलब सरकार को रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट होता है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, आंसर हो गया आपका सी। सो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है यूएनडीपी और ओईसीडी का। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस डेवलपिंग कंट्रीज की। फोकस ये है कि टैक्स कलेक्शन इंप्रूव हो और करप्शन को एड्रेस किया जा सके और टैक्स सिस्टम को इंप्रूव किया जा सके। तो ये था आज का सेशन, थैंक यू सो मच। ये था इकोनॉमी 2024 सीएपीएफ के क्वेश्चंस। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ फैक्चुअल थे पर कुछ जो है बहुत अच्छे कंसेप्चुअल लेवल के क्वेश्चंस थे। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस और आपको समझ आई होंगी बहुत सारी चीजें। मेरे लिए आज इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।